गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार पर सवाल उठाना राजद्रोह नहीं होता। हर पत्रकार को इस मामले में संरक्षण प्राप्त है। देखना है इसे सरकारें कहां तक समझ पाती हैं। अदालत का ताज़ा फैसला पत्रकार विनोद दुआ को लेकर आया है। गौरतलब है कि विनोद दुआ ने दिल्ली दंगों को लेकर अपने एक यूट्यूब कार्यक्रम में केंद्र सरकार को कुछ असहज करने वाले सवाल उठाए थे। उसे लेकर हिमाचल प्रदेश के एक भाजपा कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ स्थानीय थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। उस कार्यकर्ता का आरोप था कि दुआ ने अपने कार्यक्रम के जरिए लोगों को उपद्रव के लिए उकसाने, प्रधानमंत्री की मानहानि करने, झूठी खबर फैलाने और राजद्रोह का प्रयास किया है। उस प्राथमिकी के खिलाफ दुआ ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई और अदालत ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के उनसे किसी तरह के पूरक प्रश्न करने और अगले आदेश तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब अदालत ने उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया है। साथ ही टिप्पणी की है कि सरकारों के खिलाफ असहमति को लेकर पत्रकारों को संरक्षण प्राप्त है। हालांकि विनोद दुआ का मामला कोई नया या अकेला नहीं है। पत्रकारों के सवालों और टिप्पणियों से सरकारें पहले भी आहत होती और उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने का प्रयास करती देखी जाती रही हैं। ऐसे ही बिहार के एक मामले में 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि सरकार के फैसलों या उसकी तरफ से अपनाए गए उपायों से असहमति रखना राजद्रोह नहीं होता। इसके लिए पत्रकारों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, मगर अदालतों के निर्देशों या आदेशों को सरकारें भला कहाँ तक मानती और याद रखती हैं। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों को दंडित करने के प्रयास हुए, मगर पिछले 6-7 सालों में ऐसे प्रयास कुछ अधिक देखे गए हैं। सरकार के विरुद्ध बोलने या लिखने पर कई पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। कई को जेल भी जाना पड़ा। कई पत्रकारों को सीधे दंडित न करके परोक्ष रूप से किया गया। इसे लेकर बहस शुरू हो गई कि राजद्रोह या देशद्रोह के दायरे में कौन सी बातें आती हैं। जिन पत्रकारों को मुख्य धारा मीडिया में जगह मिलनी बंद हो गई, वे सोशल मीडिया मंचों, यूट्यूब चैनलों आदि के माध्यम से अपने बेबाक विचार प्रकट करने लगे, मगर ये मंच भी सरकार को खटकने लगे तो उन पर लगाम कसने के लिए नया कानून बना दिया।
अब वह कानून भी बहस के केंद्र में है। हमारा देश महामारी की जैसी महा चुनौती का सामना कर रहा है। उससे निपटने के लिए इलाज के तौर पर दी जाने वाली दवाओं और टीके का विकल्प जरूर है, लेकिन फिलहाल इस मोर्चे की सीमाओं के देखते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक किया जाए। यूँ सरकार अपनी ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत लोगों को कोरोना विषाणु से बचने के लिए मास्क लगाने से लेकर आपस में सुरक्षित दूरी बरतने जैसे कई उपाय करने को कह रही है। पूर्णबंदी जैसे सख्त नियम भी लागू किए गए हैं, मगर इस बीमारी की जैसी प्रकृति देखने में आई है उसमें बचाव के उपायों को लेकर सजगता और निरंतरता ही सबसे ज़रूरी कारक साबित हो सकते हैं। लेकिन सरकार अगर ठोस कार्य योजना के तहत इस दिशा में पहल करे तो स्थिति पर काबू पाने में कामयाबी मिल सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे न केवल किसी खास इलाके बल्कि सभी जगहों के लोगों के बीच इस बात की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए कि इस महामारी से लड़ाई में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। जाहिर है इसके लिए सरकार को अपनी ओर से लोगों को प्रोत्साहित करने जैसी पहल करनी होगी। शायद इसी की अहमियत को समझते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि अगर कोई गांव खुद को कोरोना से पूरी तरह मुक्त करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता के तहत पहले पुरस्कार के तौर पर 50 लाख रुपये, दूसरे विजेता को 25 लाख और तीसरे स्थान वाले गांव को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस राशि का इस्तेमाल संबंधित गांव के विकास कार्य में किया जाएगा। दरअसल इस घोषणा के पहले भी महाराष्ट्र के कई गांव अपने स्तर पर ही कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रहे थे। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गांवों के ऐसे प्रयासों की प्रशंसा भी की थी। शायद इसी आधार पर उन्हें लगा कि सरकारी अभियानों के समांतर अगर ग्रामवासी भी महामारी से लड़ने के अभियान में सक्रिय भागीदारी करें तो इस पर काबू पाना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के मकसद से इस प्रतियोगिता की घोषणा की गई ताकि दूसरे गांव भी इस मसले पर जागरूक हों। गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में हैं जो कोरोना के संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र में कई ऐसे ठोस उपाय भी किए गए जिनकी प्रशंसा हुई। राज्य स्तर पर संक्रमण पर काबू पाने के व्यापक इंतजाम के अलावा राज्य के कई इलाकों में जन भागीदारी के लिए ठोस कार्य योजना के तहत काम किया गया। यही वजह है कि कोरोना के संक्रमण के लिहाज से मुंबई के एक सबसे संवेदनशील माने जाने वाले एक
इलाके धारावी ने देश और दुनिया के सामने एक मिसाल रखी कि अगर सुचिंतित तरीके से लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए तो सबसे गंभीर चुनौती से भी पार पाया जा सकता है। जांच और निगरानी से लेकर इलाज तक के मामले में जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से अभियान को अंजाम दिया गया, उसी का नतीजा है कि आज कोरोना से पार पाने के मामले में धारावी मॉडल का नाम अलग से लिया जाता है, जिसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक भी कर चुके हैं। इससे यही साबित होता है कि अगर सरकार और जनता ठोस योजना पर मिलकर काम करे तो कोरोना जैसी मुश्किल महामारी का सामना करना भी आसान हो जाता है।